स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्पर पर। और मैं अबूज़र महमूद आपके साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बहुत समय तो नहीं, कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। साइंस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने आपको बता दिया था। जिसने भी नहीं देखा वो जाके अभी देख सकता है, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी मतलब आप वो वीडियो देखें फिर आके आप ये वीडियो देखें। वीडियो छोड़ के कहीं जाना मत, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर अगर बीच में आप छोड़ के जाओगे फिर देखोगे, ऐसे आपके लिए अच्छा भी नहीं है, फिर वो सही भी नहीं रहता। चलिए फिर इसी के साथ पार्ट 3 इसका आज है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करें फिर? ठीक है, शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉमन इन ऑल बेसिस। जितने बेस होते हैं उनमें कॉमन क्या चीज़ होती है वो हमने पढ़ा था। क्या होती है कॉमन? ज़रा बताएगा कोई मुझे? कमेंट करके मुझे बताए कि बेसिस के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है। कॉमन इन ऑल बेसिस क्या होता है? कॉमन के अंदर, बेसिस के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है? मुझे कमेंट करके बताइए। आपका होमवर्क है आज के लिए। आज का टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आज का ये टॉपिक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अभी ये डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन जो वर्ड है वो डाइल्यूट से मिलके बना है। डाइल्यूट मतलब होता है पतला। डाइल्यूट मतलब होता है पतला, तो ये डाइल्यूशन हुआ पतला। इसमें ये पूछा है, बताया मतलब कि हम एसिड जो है वो डाइल्यूट कैसे होता है, डाइल्यूट, और क्यों होता है, उसमें क्या रीज़न होता है उसके पीछे। ये सब आज हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। पूरा क्लियर करके जाने वाला हूँ आज मैं, तो आप मेरे साथ बने रहे। तो आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड। हाइड्रोजन आयन का एक बात बताइए आप मुझे कि हाइड्रोजन आयन्स एसिड में होते हैं या बेस में होते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, एसिड में होते हैं हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बेस में पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन शो करता है एसिड एंड बेस की। अब ये कंसंट्रेशन क्या हुआ? कंसंट्रेशन एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। डाइल्यूट मतलब पतला हो गया, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा हो गया। ये गाढ़ा जो है वो कैसे होता है? अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो उसमें किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे पानी में अगर हम शुगर मिला दें, तो अगर हम ज़्यादा पानी में शुगर डाल दें तो उसकी कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा होगी, मतलब गाढ़ापन उसमें ज़्यादा होगा। कौन कर रहा है? शुगर कर रहा है, क्योंकि शुगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो इसलिए वो गाढ़ापन ज़्यादा होगा, जिससे चाशनी बनती है आपकी। तो ये कंसंट्रेशन जो है उसमें नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं एसिड और बेस में बता रहा हूँ आपका कि एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन किस पे निर्भर करती है? एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयंस पर निर्भर करती है। दिखाती है कि आपकी जो एसिड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो उसका
मतलब कितना गाढ़ा है वो दिखाती है। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा टूट रहे हैं तो ज़्यादा गाढ़ी है, कम टूट रहे हैं तो कम मतलब पतली है, वो डाइल्यूट है। तो एसिड और बेस में यही दिखाती है डाइल्यूशन, मतलब एसिड और बेस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स इसकी कंसंट्रेशन दिखाती है। ये लिखा है शोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा कि एक तरह से उसका किसी जैसे सिलेंडर है, आप उसमें आप पानी डालोगे तो जहाँ तक वो पानी आ रहा है वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे हम नापते हैं, किसी भी चीज़ को पर यूनिट वॉल्यूम पे नापते हैं हम। तो यही था। अब हम, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कॉन्सेंट्रेशन दर्शाती है। अब आगे क्या कह रहा है, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर। अगर हम, एक बात बताइए आप कि अगर कंसंट्रेटेड आपका कोई एसिड है, उसे पतला कैसे करेंगे आप? धूप में रख के, धूप में थोड़ी ना छोड़ सकते हैं कि धूप में रखा हो पतला हो गया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ना ही आप उसे एटमॉस्फेयर, खुले एटमॉस्फेयर में रख दीजिए वो पतला हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपको इसमें कुछ मिलाना तो पड़ेगा जब भी वो पतला होता है। तो जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं, कभी भी आप ये मत सोचना कि हम पानी को एसिड में मिलाएंगे, ना ना ना, एसिड को पानी में मिलाते हैं। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा इसकी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको ये, जब आप ये क्वेश्चन आंसर्स में आता है, जब मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हम वाटर को एसिड में क्यों नहीं मिलाते और एसिड को वाटर में क्यों मिलाते हैं। ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। सो जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या होगा? जब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब गाढ़ापन कम हो जाएगा, यानी कि डाइल्यूटेड हो गया वो। सो जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो होता यह है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम हो जाती है। जब हम एसिड को मिलाते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं, तो उसका गाढ़ापन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस उसमें मतलब कम टूट पाते हैं, यही हुआ इसका मतलब। जिसमें मतलब आप किसी चीज़ को पतला कर रहे हो, उसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो कम टूट पा रहे हैं। अगर कंसंट्रेटेड गाढ़ा है तो उसमें ज़्यादा आयंस टूट पा रहे हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो पा रहा है वहाँ पे। सो यही है। सिमिलरली ऐसे ही, ये तो हो गया एसिड का केस, ये ऊपर वाला हो गया एसिड का केस। अब हम बेस में देखते हैं। जब हम बेस को वाटर में मिलाते हैं, ऐसी एसिड को पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाते, वैसे ही बेस को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को बेस में मिलाते हैं। तो जब हम बेस को पानी में मिलाएंगे तब क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम, कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोक्साइड आयंस था वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पानी को कोई चीज़ गाढ़ी है, अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो अगर हम उसमें पानी मिला दें तो पतली हो जाएगी, है ना। अगर कोई चीज़ पतली है, हम उसमें कोई बहुत सारी चीज़ उसमें डाल दें, जैसे मतलब आपका पानी में थोड़ी सी चीनी डाली है तो पतली है, उसमें अगर आप ज़्यादा चीनी डाल दोगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। यही होता है ना। तो ये आपका प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यही डाइल्यूशन कहलाता है, पतला होना है मतलब, बस ये डाइल्यूशन कहलाता है आपका। डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। ये प्रोसेस है आपका, वो डाइल्यूशन कहलाता है। और जो आपका मतलब कौन डाइल्यूट हो रहा है, कौन पतले हो रहे हैं, एसिड एंड बेस, तो वो डाइल्यूटेड कहलाएंगे, वो आपका डाइल्यूटेड कहलाएंगे। तो बस यही बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस हम आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है।
द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें आपकी हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। आपकी हीट, जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हीट बाहर की तरफ निकलेगी। अगर हम इसमें पानी मिलाएंगे या फिर कुछ भी चीज़ मिलाते हैं तो हीट बाहर की तरफ निकलती है। सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हम किसी भी दो चीज़ों को रिएक्ट कराते हैं और उसकी हीट जो है अंदर को दाखिल होती है, मतलब अंदर को जाती है, बाहर नहीं निकलती है, और मतलब गर्म हो जाती है कोई चीज़, मतलब अंदर ही हीट उसके कैप्चर्ड रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट में लिख के बोल दे, मैं उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? दस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। सो ये भी दे दिया, देखो, एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर। जो हमारे एसिड और बेस है वो हमेशा वाटर में ऐड किए जाएंगे, ना कि, एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस, ना कि पानी को कभी आप एसिड और बेस में ऐड करो। ऐसा नहीं होता है। आपका एसिड या बेस पानी में ऐड किए जाते हैं, ना कि पानी एसिड और बेस में ऐड किया जाता है। ठीक है। सो अब ये भी बता दे रहे हैं क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों करा जाता है। सो इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। सो अगर हम पानी को एसिड में मिलाएं, तो जब हम पानी को कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि गाढ़े एसिड या गाढ़े बेस में मिलाएं तो बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है, बहुत सारी हीट पैदा होती है, मतलब बहुत सारी आप कह सकते हो तापमान गर्म हो जाता है, टेम्परेचर हॉट हो जाता है। टेम्परेचर हॉट नहीं, मतलब हीट ज़्यादा पैदा होती है, हीट ज़्यादा पैदा होती है, विच में कॉज स्प्लैशिंग आउट ऑफ एसिड, जो आपके एसिड से बाहर आने का खतरा बना रहता है। स्प्लैशिंग आउट ऑफ एसिड may cause severe damage as concentrated acid base are highly corrosive। may cause severe damage मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपको अगर हम पानी को एसिड में मिलाएं, ना कि एसिड को पानी में। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपको, क्योंकि एसिड का जो है वो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, एसिड का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो हीट ज़्यादा उत्पन्न करेगी, अगर डाइल्यूट होगा तो वो हीट कम उत्पन्न करेगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ एक, कि अगर आप, क्योंकि एसिड जो होता है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है, अगर आप डाइल्यूटेड में पानी ऐड करोगे तो कोई बात नहीं, कोई वो नहीं होगी। अगर आप कंसंट्रेटेड में पानी ऐड करोगे तो उसका मतलब कंसंट्रेटेड में हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, अगर पानी ऐड करोगे तो ज़्यादा उत्पन्न होती है हीट, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपका डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे। डाइल्यूशन है तो कम डिस्ट्रक्शन होगा, आपके इतने ज़्यादा सीवियर डैमेज नहीं होगा, मतलब डैमेज ही नहीं होगा वैसे तो। सो यही है, इस वजह से पानी को हम एसिड में नहीं मिलाते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं। एस कंसनट्रेटेड एसिड और बेस आर हाईली कोरोसिव, वही बात हो गई, ये मतलब ज्वलनशील ज़्यादा होते हैं, एसिड और बेस ज्वलनशील ज़्यादा होते हैं, मतलब इनका आप एक बूंद इसकी आप पाम पे हथेली पे गिरा दोगे तो आपका गला देता है, बहुत खतरनाक होता है एसिड और बेस, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया हो आपको इतना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? भैया मैंने आपको इसकी पहली वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया था। मैंने शायद आपको इंडिकेटर्स के टाइप्स भी बता दिए थे, नेचर इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मेन इंडिकेटर्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज
इन सबको कॉल बैक भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, रिमेंबर भी कर सकते हैं, और कुछ आपको डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया, मिथिल ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा ओनली आर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। इसमें आपका जो एसिड और बेस है उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ही शोज होता है बस खाली। ये जो आपके लिटमस पेपर है, फिनोफ्थिलीन है, मिथिल ऑरेंज है, इनमें आपका सिर्फ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो होता है सॉल्यूशन का। बट आपका ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जैसे लिटमस पेपर, फिनोफ्थिलीन, मिथिल ऑरेंज, ये सब आपका, बट द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर्स डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। मतलब उसका स्ट्रेंथ नहीं बताते आपका। स्ट्रेंथ मतलब कितनी तादाद में वो है, कितनी तादाद है उसकी, मतलब कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये आपका ये इसका आइडिया आपको नहीं देते हैं। वो सिर्फ उसका एसिड या फिर बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ये जो फिनोफ्थिलीन वगैरह है, लिटमस पेपर है, वैसे ये बहुत काफ़ी अलग टॉपिक हो गया, उससे रिलेट नहीं करवाता मैं इसे। सो ये फिर लिटमस पेपर, फिनोफ्थिलीन, मिथिल ऑरेंज, ये आपका सिर्फ एसिड और बेस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ना कि उनकी स्ट्रेंथ का बताते हैं आपको कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक और बेसिक नेचर टू ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, अगर हम इसलिए उसकी हम स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए और उसकी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर का भी पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका पीएच स्केल, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल, हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यार क्या हो जा रहा बार बार। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, देखो अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पीएच स्केल होता है कैसे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ पीएच स्केल कैसे होता है, या फिर इसके बाद देखें, पहले ये पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद में आपको पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल कैसा होता है वो भी दिखा दूंगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। अब पीएच स्केल जो मतलब पीएच स्केल नहीं सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका अलग अलग कलर्स दिखाता है, जो आपकी पीएच वैल्यू जो 1 से 14 तक है उसकी रेंज को शो करता है फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। जो गिवन सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी वो पीएच वैल्यू यानी कि वो 1 से 14 तक है, उसे डिफरेंट कलर में शो करता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो आपका स्ट्रिप में भी होता है, स्ट्रिप में भी होता है आपका अवेलेबल, और सॉल्यूशन के रूप में भी वो अवेलेबल रहता है। अब ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है, ये है किसका मिश्रण है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स, उनका ये कॉम्बिनेशन है, कंबाइन किया हुआ है, यानी कि मिलाया हुआ है उन सबको। सच एज वाटर, जिसमें वाटर शामिल है, प्रोपेनॉल ये एक इंडिकेटर है, प्रोपेनॉल ये भी शामिल है, फिनोफ्थिलीन, सोडियम सॉल्ट जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथिल रेड, ब्रोथीमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, ये सारे मतलब इंडिकेटर्स हैं, इनका ये मिश्रण होता है। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो कलर मैचिंग चार्ट है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ही सप्लाई किया जाता है, विच शोज द डिफरेंट कलर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच। जो आपके डिफरेंट कलर्स हैं वो आपके डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दिखाते हैं। जो जैसे मतलब 1 है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, मतलब अलग अलग कलर्स आपकी अलग अलग पीएच वैल्यू शो करते हैं। सो इसमें तो बस यही था, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको दिखा दूँ पीएच स्केल कैसा होता है, दिखाऊँ? कमेंट करके मुझे बताएं। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको।
ऐसा होता है आपका पीएच स्केल। देखिए अलग अलग कलर है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक मिनट रुकिए, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब मैं आगे बढ़ूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम चलते हैं आगे। ये होता है आपका इंडिकेटर। इसमें आपका जो है, अरे ये क्या आ गया, इसमें आपका एसिड और अल्कलाई। अल्कलाई क्या होता है? अल्कलाई कॉमन बेस होता है। बेस आपका अल्कलाई कहलाता है। आपका अल्कलाई जो है वो बेस कहलाता है। बेस हम उसे कहते हैं, अलग अल्कलाई को हम बेस कहते हैं। एसिड जो है वो एसिड ही होता है। अल्कलाई को हम बेस कहते हैं। अब ये अल्कलाई और बेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इसके अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ये आपका शो करता है। न्यूट्रल शो करता है। वीक अल्कलाई, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई ये शो करता है। पीएच वैल्यू शोन बाय डिफरेंट कलर्स रोल ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। मतलब आपकी रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच जो है आपकी पीएच वैल्यू शोज डिफरेंट कलर रोल ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। मतलब डिफरेंट कलर शो करता है पीएच स्केल। पीएच वैल्यू अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं। बस अलग अलग कलर्स में अलग अलग पीएच वैल्यू वो शो करता है। ये लिखा हुआ है इसमें। अब ये एसिड और एल्कलाई ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है। जबकि 4 से नीचे जितने भी हैं, 4 से नीचे जितने भी हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। और जो आपके 4 से ऊपर जितने भी हैं, 4 से इधर को जितने भी हैं वो वीक एसिड में आते हैं। ठीक है। 7 जो है आपका, 7 इज़ न्यूट्रल। 7 इज़ न्यूट्रल। 7 आपका न्यूट्रल होगा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब चलते हैं आगे। ठीक है। आपका 7 के बाद जितना भी होगा 12 या 13 11 12 तक जितने भी हैं, 7 के बाद 11 या फिर 12 तक वो आपके वीक एल्कलाई आते हैं। ठीक है। वीक एल्कलाई जो होंगे वो 8 से लेके 11 या 12 तक होंगे। फिर उसके बाद 12 के बाद जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई आ जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में बैठ के समझना ज़रूर, एक बार इसे ज़रूर समझना। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पीएच पढ़ेंगे। उसका पीएच की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या फिर आप ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपका हाइड्रोजन आयन मतलब कोई एसिड कितना गाढ़ा है वो भी शो करता है, स्ट्रेंथ भी शो करता है उसकी। तो आप ये भी कह सकते हो, आप पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ना कह के हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आप याद कर सकते हो इसे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे। अब हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके पीएच के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एसिड पाया जाता है स्टमक में जो रिलीज़ होता है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी अलग से। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ पूरा आपका डाइजेस्टिव लाइफ प्रोसेस के ऊपर, 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस के ऊपर मैं इसका पूरा वीडियो भी बनाने वाला हूँ। पता है आपको कौन सा एसिड होता है आपके स्टमक में? यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे आप वैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मत याद करिए, आप पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस याद कर लीजिए बस। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आप याद कर लीजिए, इसके पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो dilute hydrochloric acid helps in digestion of food, यानी कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, आप अभी तो आप सिर्फ मोटा मोटा समझ लीजिए। सो आपका जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि पतला वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टोमक में जो प्रोटीन डाइजेशन होती है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉजेस एसिडिटी इन डाइजेशन। आपने किसी को ये भी सुना है कि मतलब मेरे एसिडिटी हो रही, गैस बन रहा है मेरे, ये सब आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़, ये आपके वर्ड्स हैं। सुना है किसी ने कि हमारी गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है? एसिडिटी यही होती है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका पेट में स्टमक में बन रहा है वो अगर ज़्यादा बनने लगे, हद से ज़्यादा बनने लगे तो आपकी वो एसिडिटी कहलाती है। इसके लिए आप बेस इनो वगैरह ले सकते हैं, आप इनो आपका बेस है एक, या फिर एंटासिड भी ले सकते हैं आप। सो वो तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बता दिया। एंटासिड्स वैसे खाए जाते हैं अगर आपकी एसिडिटी होती है तो। ये देखिए एंटासिड्स आ गया वही, एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक बेसिक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे भी कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये आपका एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर देता है, ये आपके एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ये कॉमनली बेस होते हैं, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इसमें। मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पहले भी बता चुका है, आप जिसने नहीं देखा मेरी आपको इससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं जाके उसे। और आपको मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा आप इसमें इस्तेमाल करते हैं जो एंटासिड्स है। ये दोनों एंटासिड्स हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसका बहुत ज़रूरी है, इनका सबका, ये और ये, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको ये समझा दिया मैंने कि ये जो है ये सब आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कारगर होते हैं। आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने में जितने भी एंटासिड्स होते हैं यही खाए जाते हैं। इनो वगैरह ये सब एंटासिड्स ही कहलाते हैं। बेस है इनो एक, वैसे मैं बता देता हूँ, बेस आपका इनो जो है वो बेस है आपका। जो आपका दांत टूटना है, दांत जो टूटता है वो आपके एसिड्स की वजह से होते हैं। एसिड्स करता है आपको दांत जो टूटते हैं आपके। जैसे आपने कभी सुना है कि दूध के दांत टूट गए, पक्के दांत निकल गए। बचपन में काफ़ी यूज़ होते हैं ये वर्ड्स कि दूध के दांत टूट गए। बचपन में मतलब मम्मी कहती है कि इसके दूध के दांत अभी निकले हैं, अभी पक्के दांत नहीं निकले, ऐसे कुछ कहती है मम्मी। तो ये दूध के दांत वगैरह जो हैं ये सब एसिड्स ही तोड़ते हैं। और आपको क्या पता है कि हमारे दांत जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बचपन में मैं आपको एक फ़ोटो भी शायद दिखाऊंगा, वो आपकी अगली वीडियो में आपको मैं, या फिर मैं उसके टूथ के ऊपर पूरी वीडियो, एक पूरी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो
इस दूध के ज़्यादा टूट जाते हैं वो भी एसिड वगैरह ही तो होते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड्स। जो आपका बैक्टीरिया जो होता है, आपके मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, आपको पता ही होगा, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं बैक्टीरियाज। वो आपको आपके शुगर जो होता है, शुगर हर किसी की बॉडी में होता है, आपके मुंह के शुगर को वो आपका एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं आपको मुंह के शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, यानी कि जब आपके एसिड का जो पीएच है जो आपके माउथ में बना है, जो आपके माउथ में एसिड जो बना है उसका पीएच अगर 5.5 से नीचे जाता है तो क्या कहेंगे लाएंगे वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 5.5 से अगर नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे आपके। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनते हैं टूथ दिखेंगे स्टार्ट, आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी। तो जब ये पीएच एसिड का जो पीएच होते हैं, जब आपका ये 5.5 जो इसकी वैल्यू होती है उससे नीचे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है दांत टूटना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टूथ विद अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। सो जो आपका आपका ज़्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है, कभी कभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को, तो फिर वो आपका रिमूव किया जाता है दांतों की, मतलब आप ब्रश करते हो वो आपका एसिड ही रिमूव होता है, उसमें आपका एसिड रिमूव होता है। जब ब्रश करते हो जब वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा, तो आपका टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो, जो आप ब्रश करते हो आप, तो उससे वो निकल जाता है सारा एसिड, जो भी एक्सेस अमाउंट में एसिड जो होता है प्रोड्यूस होता है वो आपका बाहर निकल जाता है जब आप ब्रश करते हो। सो गाइस आगे चलते हैं फिर। तो आपको टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वो आपको जो एसिड आपका ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है वो उसे बाहर निकालने में मदद करता है। सो जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वो अल्कलाई होता है, यानी कि बेसिक होता है, बेस होता है एक, जो आपके अंदर एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसे निकालने में आपकी मदद करता है सॉल्ट के रूप में। जब एसिड और बेस आपका रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। सो बस यही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।